आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का जो सेशन है ये जो लास्ट के सेशन को हमने जहाँ तक छोड़ा था उसे आज हम यहाँ से देखेंगे और कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने ये कल के सेशन में जो कुलिंद शासन के समय में के समय की जानकारी आप लोगों को ये दी थी, तो उसी के आगे की रूपरेखा को हमें क्या करना है, जानना थोड़ा था। बस उसमें एक चीज ये ध्यान में जो है आप सभी को रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, सपोज मान लीजिए ये क्या है, उत्तराखंड का ये क्या है, ये आपका मैप है। तो मैंने आपको समझाया था ना कि इस वाले रीजन में ये कुषाणों का शासन था और यहाँ कुलिंद ये शासक थे। ठीक हो गया। लेकिन बाद में और ये जो एरिया था पूरा, ये जो है मौर्यों के ये अधीन था, मतलब अशोक के लिए अधीन था। यानी कि आप जो है जो कह सकते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य की उत्तरी सीमा का ये जो है पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मौर्यों के अधीन ही एक यादव वंश भी वो देहरादून वाले रीजन में वो जो है वो निवास करता था और वो एक छोटी सी सत्ता जो है बनाए हुए था। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये कई सारी अगर बुकों को देखा होगा तो उसमें ऐसे हमें ये चीजें हमें ज्ञात होती हैं कि जो कालसी के आसपास का जो भी क्षेत्र है, भूभाग है, वहां पर यादवों की एक शाखा थी, टुकड़ी थी, जो कि शासन जो करती थी। और वहीं से हमें ईश्वरा का शिलालेख भी प्राप्त होता है, जो कि यादव वंश की ही राजकुमारी थी। ठीक हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यादवों की जो वंशज थे, यादव की एक जो जो सत्ता थी वो यहाँ पर इस रीजन में वो शासन जो है जो कर रही थी। और यहीं से अगर थोड़ी सी ऊपर की ओर अगर हम पढ़ते हैं मध्य हिमालय वाले यह रीजन को, ठीक हो गया। तो इस रीजन में हम देखेंगे कि इस रीजन यानी कि ये जो टोटल ये वाला रीजन है आपका, मैं यहाँ पर ये ब्लू लाइन से आपको समझा दूं। ये जो रीजन है, ये जो इस वाले रीजन में ये नाग वंश भी यहाँ पर निवास करता था। ठीक हो गया। तो यानी कि हमें जो है अगर ये प्राचीन राजवंशों के संबंध में इन दो शासनों या फिर इन दो वंशों की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा, यादव वंश और नाग वंश यह भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित थी। कभी कभी सवाल दे दिया जाता है न कौन सा वंश उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों है। और जो बाकी चीजें हम देखेंगे सीखेंगे वो भी हैं। अब आपको ऑप्शन में देखकर आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो भी चीजें आपको समझाई जा रही है इन लोगों को अच्छे से इन सभी को देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब यहाँ तक हमारा सेशन था। जो नेक्स्ट ये टॉपिक आता है ये है कैत्यपुर राज्य। तो यद्यपि ये पुराणों में वर्णित कुमु अवतार के ये कारण अंचल का ये नाम जो है कुमाऊं जो है ये पड़ा था और बाद में ये कुमांचल हो गया था। लेकिन जो है किंतु अर्वाचीन शिलालेख प्राचीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कुमांचल या कुमाऊं दोनों शब्द ये बहुत ही ये बाद वाले हैं। मतलब ये बाद में रूपांतरित ये जो है आए हैं। ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले जो है इन राज्यों के नाम से इनको जाना जाता रहा होगा। सम्राट समुद्र गुप्त के ये समुद्र गुप्त का एक पर्याप्त प्रशस्ति ये लेख है में इस प्रांत को कार्तिकेयपुर की संज्ञा दी गई है। अब ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो है किसके प्रशस्ति लेख में इस राज्य को कार्तिकेयपुर राज्य के नाम की संज्ञा दी गई थी। तो इतनी चीज दिल्ली आपको रोड के ध्यान में उसके साइड है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। कार्तिकेय, ठीक है। तो इनका संबंध जो है यहाँ से है। ठीक है, और अल्मोड़ा जनपद से ये प्राप्त हुआ है एक ये ताम्रपत्र। ये भी आता है कभी कभी कि ये तालेश्वर ताम्र ये पत्र की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो अल्मोड़ा से होती है। और इसी ताम्र पत्र में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर दोनों का ही उल्लेख है, जो कि हमारा वर्तमान क्या है, उत्तराखंड या कुमाऊं गढ़वाल का ये क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड में अब ये नेक्स्ट है, अब एक ये दूसरा आता है, ये भी जामों में कई बार आता है। तो उत्तराखंड में जो भी ताम्रलेख जो ये मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से भी सबसे अधिक अगर प्राचीन की हम बात करेंगे तो सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख होने का श्रेय ये तालेश्वर ताम्रपत्र को जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
फिर आते हैं नेक्स्ट, ये पांडुकेश्वर ये ताम्रपद में ये क्या होता है कि सिर्फ एक ही शब्द की प्राप्ति होती है और उसका नाम है कार्तिक केतु। ठीक हो गया। तो ये भी आपको दिया जा सकता है कि यह नाम जो है, जो किन किन ताम्र लेखों में, ताम्र पत्रों में ये नाम, इस नाम की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है कार्तिक केतु। ठीक है। चलिए अब यही आगे जाके अब इसमें क्या चीज होनी है वो हम देखेंगे कि यही जो है कत्यूरी राजवंश था या नहीं था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये पांडुकेश्वर ये ताम्रपत्र जो है गढ़वाल के ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है और धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक हो गया। तो इसकी अब आपने ये भी जान लिया है कि यह जो है कहाँ पर है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। कीर्तिपुर राज्य का के संस्थापक भी ये कौन लोग थे? कुड़िंद लोग ही थे, जो मैंने आप लोगों को समझाया था। और एक सवाल है ये कल के सेशन से कि कुड़िंद का एकमात्र इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है कौन सा है? तो मुझे ये चैट के माध्यम से आंसर दीजिएगा आप सभी। मैंने कल आप लोगों को, आप सभी को समझाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब इस राज्य की बात भी अगर हो रही है तो यहाँ पे ये इतिहास से ये जानकारी प्राप्त होती है ना कि ये कीर्तिपुर राज्य के संस्थापक भी जो है कुड़िंद के ही लोग थे। और कीर्तिपुर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग भी उस समय सम्मिलित था। ये टोटा यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का भाग भी इसमें सम्मिलित था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही इसमें आता है नेक्स्ट है आपका ये कीर्तिपुर के कुड़िंदों को ये पराजित ये करके ये नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, कीर्तिपुर राज्य का ये विनाश होता है और इसकी जगह पर नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है नागवंश। ठीक है ना। तो यहाँ तक की ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागो के का मतलब, अब नागों की सत्ता के जब नाग यहाँ पर जीत जाते हैं तो उसके ये बाद में किनका शासन आता है? तो ये बाद है, गलती से यहाँ बाढ़ हो गया है, बाद इसका मतलब। ठीक है। तो नागों के अगर बाद की बात हम करेंगे तो कन्नौज के मुखोलियों ने उत्तराखंड पर शासन किया। और कन्नौज के मुखोली ये जो है कौन कौन थे? तो इसमें नाम आपका आता है, आगे अभी आएगा, हर्षवर्धन का। ठीक है। तो मुखोरी वंश का अंतिम जो शासक था वो था ग्रह ब्रह्मा था। और हर्षवर्धन ने इसकी हत्या जो है करके और शासन को अपने हाथों में ले लिया। कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि हर्षवर्धन ने ही इसकी ये की थी हत्या। काफी इतिहासकार ये भी नहीं मानते हैं। ठीक है। तो हालांकि जो ये जो भी आपका सवाल में दिया जाएगा तो ऑथेंटिक की बातों को लेकर ही दिया जाता है। तो बस इतना चीजें ध्यान में ये रखना है कि इसके बाद में ये सत्ता जो है किसके हाथ में गई, फिलहाल ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन के समय में एक चीन से ये व्यक्ति आया था। कौन था? वेंगसांग था। ठीक हो गया। ये उत्तराखंड में ये भ्रमण करने के लिए आया था। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, और 7-8 साल ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भी रहा है। ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ से एक सवाल था, शायद मैंने ये लास्ट के सेशन में ये वेंगसांग ने हरिद्वार को जो है हरिद्वार को जो है किसकी संज्ञा दी थी? मतलब उसका नाम जो है क्या बोला था उसने? ये आपको आंसर मुझे देना है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तब तक आप आंसर दीजिए। ये कान्यकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया। ठीक है। फलस्वरूप मध्य हिमालय में शत्रुघ्न, ये ब्रह्मपुर, गोपिछाड़ के 3 जनपद जो है स्वतंत्र हो गए। ठीक है। और ये तीनों जनपद जो है कुड़िंद राज्य से विखंडित होने पर एक लघु अवधि के लिए साम्राज्य के अंतर्गत में, हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत में ये आ चुके थे। ठीक है। तो इन चीजों को बेहद ये बारीकी से ध्यान में आप सभी को रखना है। चलिए अब यहाँ तक की सीरीज हो चुकी है, आगे हम अब देखेंगे आगे अब क्या होने वाला है। अब वो देखिए, अब हर्षवर्धन के हाथों में सत्ता जो है वो आ चुकी थी। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने ये भी लगभग अभी देखा था कि जब फाइनली वर्धन वंश का अंत जब हो गया था, ठीक है, तो ये जो है 3 भागों में उसका साम्राज्य जो है ये टूट गया। शत्रुघ्न, ये और ये ब्रह्मपुर और ये गोपछाड़। तो जब हर्षवर्धन का शासनकाल था तो उस समय भी ये जो तीनों जनपद थे ये स्वतंत्र थे। उसने बाद में क्या किया था, इनको अपने राज्य में, साम्राज्य में क्या किया था, मिला लिया था। और जब उसकी मृत्यु होती है और उसका साम्राज्य जो होता है अस्त व्यस्त होता है, तो ये फिर से क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है।
तो इस कहानी को आप जो है भूलिएगा नहीं। आगे आपका आता है सबसे बेहद इम्पोर्टेंट, कत्यूरी राजवंश, या इसे हम जानते हैं कार्तिकेय राजवंश के नाम से भी, क्योंकि यही कत्यूरी राजवंश आपका आगे भी चलेगा। जब हम चंद राजवंश के बारे में जानेंगे ना, तो वहां पे कत्यूरियों के बारे में भी लाइन आएगी। तो इसलिए इनकी जो कहानी को आपको अच्छे से समझना होगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कीजिएगा। चलिए, तो आप देखिए, ये विद्वानों ने ये कार्तिकेय की निश्चित ये पहचान जो है, ये बैजनाथ, जिसे जो है कत्यूरी ये घाटी के नाम से भी जाना जाता था, इससे जो है वैज्ञानिकों ने, सॉरी, जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने जोड़ रखा है। अभी मैंने आपको समझाया था कि हर्ष यानी कि हर्षवर्धन वंश का अंत होने के बाद में क्या क्या होता है। तो यही सीरीज अभी यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद में उत्तराखंड पर अनेक छोटे छोटे शक्तियों ने शासन किया। ठीक हो गया। इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेय राजवंश की स्थापना होती है। इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर 700 ईस्वी से 1000 जो है ये 1030 तक, लगभग 300 सालों तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो उत्तराखंड में कुलीन और ये जो है कुषाण के शासन के ये बाद जो कार्तिकेय राजवंश का उदय होता है। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट ये लाइन है, कभी भी आपसे पूछ सकता है कि जो कुलीन और कुषाणों के बाद में किसकी सत्ता या किस राजवंश का उदय होता है, तो कार्तिकेय राजवंश का उदय होता है। ठीक है, समझिए। और कुलीन और कुषाण जो थे समकालीन थे, यानी कि बीच में युद्ध हुआ करते थे। चलिए, तो कार्तिकेय राजवंश का उदय होता है इनके बाद में, जिसे कत्यूरी वंश के नाम से भी उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है। ठीक हो गया। जब भारत के ये प्रतापी राजा हर्ष की मृत्यु हुई, तो छोटे छोटे तो उसका जो साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे राज्यों में पृथक होकर खुद को स्वतंत्र घोषित करने ये लगे थे, क्योंकि वो पहले से स्वतंत्र थे, बाद में इसने इनको सबको एक में जोड़ लिया था। तो ऐसी ही अराजकता की स्थिति उत्तराखंड में भी हुई थी, जिसे समाप्त कत्यूरी शासक के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी, यानी कि जो कार्तिकेय राजवंश की स्थापना के साथ ही। तो ये तालेश्वर और पांडुकेश्वर के दान पत्रों से उल्लेख ये मिलता है कि इस ये कार्तिकेय राजवंश यानी कि जो कत्यूरी राजवंश का शासन उत्तराखंड के कत्यूर ये घाटी व जोशीमठ, यानी कि कहाँ पर, चमोली तक था। मतलब कि उस समय इनका जो शासन था, तो वो जो चमोली के इस रीजन में हुआ करता था। ठीक है, ये बाद में फिर धीरे धीरे ये कुमाऊं की ओर ये जो है फैलते गए थे। तो यहाँ से इनकी ये पहचान होती है। और कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि इनका कत्यूरी राजवंश की राजधानी जो है कहाँ थी। ये इससे संबंधित अभी बाकी चीजें हम डिटेल में देख रहे हैं, आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर समूहों से प्रमाण ये मिलता है कि इस कत्यूरी वंश की राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में ये जो थी उस समय। ठीक है, संभवतः इसी के जो है मतलब इसी के ही कारण इन्हें जनश्रुतियों में कत्यूर शासक के रूप में भी जाना जाता है, या शासक जो कहा जाता है। ठीक हो गया। तो यानी कि इसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है कि ये अल्मोड़ा के कत्तू की घाटी में इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। अब है ये, इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कुटिला लिपि में बागेश्वर, कंडरा और पांडयकेश्वर एवं बैजनाथ से मिले ताम्र अभिलेखों से इस कत्यूरी वंश का ऐतिहासिक साक्ष्य जो होता प्राप्त होता है कि उत्तराखंड कि यह राजवंश उत्तराखंड के जो है कुमाऊं क्षेत्र में ये प्रथम राजवंश था। ठीक है, तो ये कभी कभी आप किसी का अगर कभी भी दे देगा, अगर देगा सवालों में, तो अगर हम राजवंश की अगर बात हम करें, तो ये है एक सबसे ये बड़ा और कुमाऊं क्षेत्र का ये जो है प्रथम राजवंश के नाम से इसको जाना जाता था। कभी आपको सवाल देगा तो ये जो है कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेय राजवंश का नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने लंबे समय तक लिए शासन किया है, तो इसलिए इनके बारे में ये चीजें लिखी गई हैं। तो नेक्स्ट है, उत्तराखंड के इतिहास को लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार ये कत्यूरी वंश यानी कि जो कार्तिकेय राजवंश की सीमा उत्तर में ये तिब्बत कैलाश और पूर्व में ये गंडकी, दक्षिण में कठोर रुहेलखंड तक ये फैला हुआ था। अच्छा, अंग्रेजी
एक ये जो नाम आया ना अभी, एटकिंसन, अंग्रेजी इतिहासकार, इनकी एक गजेटियर्स है, उसका नाम जानते हैं आप लोग? तो मुझे ये ग्रुप सी के एग्जाम में ये आया हुआ था, ठीक है। और ये मैंने अपने ये पुस्तकों वाले सेशन में आप लोगों को बताया भी था। तो मुझे आप नाम बताइए इनका, वो लेखन का नाम क्या है, केवल चैट बॉक्स के माध्यम से। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बागेश्वर लेक में ये लेख मिले हैं, तो उससे यह ज्ञात होता है कि उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश की स्थापना जो है बसंत देव ने की थी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, कत्यूरियों के संबंध में बसंत देव का नाम ध्यान रखिएगा। और बसंत देव को जो है किस नाम की उपाधि दी गई थी? तो बसंत देव को ये परम भंडारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये कार्तिकेय राजवंश या कत्यूरी वंश के बारे में यह समझना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कार्तिकेयपुर राजवंश में कई वंशों ने शासन जो है शासन यहाँ पर जो किया है, जिसमें से बसंत देव जो था ये जो है पहला था। देखिए यहाँ पे ये वंशों की बात आ रही है, ठीक है। राजाओं की आगे बात अभी इन्हीं वंशों के अधीन में ही आएगी, तो वंशों की बात हो रही है। तो ये पहला जो ये वंश था बसंत देव का था, दूसरा था खैपर देव का था, ठीक है। तो ऐसे ही आगे कम से कम अब 4-5 ये वंश आपके सामने अभी वो शो होंगे, तो उनको अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने आंसर सही दिया है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो पहला बसंत देव, दूसरा जो है खैपर देव वंश। जिसने यानी कि ये खैपर देव था, जिसने खैपर देव जो वंश की ये करता है, स्थापना करता है। और ये तथा ये तीसरा जो था, ये गढ़वाल का ये गढ़वाल पर बंगाल शासक, ये बंगाल शासक का नाम है धर्मपाल। तो धर्मपाल के आक्रमण के बाद अब होता क्या है कि ये कार्तिकेय पर निम्बर वंश की सत्ता स्थापित होती है, ठीक है। और चौथा जो नाम आता है ये सलोड़ादित्य, ठीक है। और फिर अंत में आता है आपका अशांति देव वंश, ठीक है। तो ये टोटल आप देखेंगे तो अब यहाँ पर जो है 5 वंशों की का शासन जो है चला है, कहाँ पर? कत्यूरी राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश के अधीन में। तो इन चीजों को ध्यान में आप लोग रखिएगा सभी लोग। अब मैं इसको एक बार फिर से समराइज रूप आप लोगों को दे देता हूँ, और एक एक वन बाय वन आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो कत्यूरी राजवंश है, ठीक है, यह जो है मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए, इसमें ये कुछ और मुझे चीजें याद आ रही हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, अब इसके अधीन में अगर राजवंश की बात ही हो रही है ना, तो आपके सामने इन चीजों ये चीजें शो आपके हो रही होंगी। जो पहला राजवंश आता है ये बसंत देव का आता है, ठीक हो गया। तो बागेश्वर से प्राप्त जो तेभुन राज का शिलालेख जो ये बागेश्वर से ये प्राप्त होता है, तो उसमें उसमें है क्या? तो उसमें जो है इसी का नाम सामने निकल कर ये आता है, यानी कि उसमें लिखा गया है कि ये प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव ही था, ठीक है। जो कि इसने 7वीं शताब्दी के ये पूर्वार्ध में अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को बनाया था। और बागेश्वर लेक से बसंत देव की उपाधि ये परम भंडारक महाराज धीराज परमेश्वर भी ये ज्ञात होती है, जो कि अभी हमने देखी थी, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में ये रखिएगा। तो बागेश्वर अभिलेख का संबंध इससे है, ठीक है। और बागेश्वर अभिलेख का संबंध जो है वो इन और ये खैपर देव राजवंश से भी है, ठीक हो गया। और ये प्रिंसेप ये कौन है भाई? ये वही प्रिंसेप है जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को क्या किया था, पढ़ा था। तो यहाँ पर भी बागेश्वर शिलालेखों को भी पढ़ने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये नाम जो लिख रखा है ये प्रिंसेप करके, ठीक है। तो ये पहला ये वंश था, ठीक है, जिसकी जानकारी हमें बागेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। और ठीक है, बस इतना हमें ये रखना है। इसके बाद में जो नए राजवंश की स्थापना होती है, दूसरा ये नाम है खरपरदेव वंश, ठीक है। तो इसके अधीन में जो है 3 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। वो अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को विजिबल भी होगा। तो एक तो स्वयं ये खैपर ये देव था, दूसरा आता कल्याण राज देव, और तीसरा आता तेभुन राज देव। तो इनकी भी जानकारी हमें बागेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये प्रिंसिप ने इनके अभिलेखों को ये पढ़ा था,
ठीक है, तो खरपत देव की बात यहाँ पर हो रही है, तो बागेश्वर लेक से हमें बसंत देव के जस्ट बिल्कुल ये बाद खरपत देव के राजवंश का वर्णन प्राप्त होता है। और खरपत देव जो था कन्नौज के नरेश यशो ब्रह्मन का समकालीन था। ये भी कभी कभी आपको दिया जा सकता है कि खरपत देव जो था ये कन्नौज के शासक यशो, ये आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, यशो बर्मन समकालीन था। तो यशो बर्मन ने हिमालय का कुछ हिस्सा जो है वो जीत लिया था, ठीक है। जबकि कल्हड़ की राज आतंकड़ी से कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्ति पीड़ के द्वारा गढ़वाल तक अपने राज्य की या उसकी सीमा को जो बताया गया है, ठीक है। तो इतना भी इन चीजों को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अभी देखो, अभी एक नाम अभी आगे आएगा नया, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो इस वाले पॉइंट में केवल एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया। इतनी ही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई है, ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं आपके अब निम्बर देव या जो है ये राज निम्बर या फिर निम्बर राजवंश, ठीक हो गया। तो इतनी चीज धर्म है। अब इसका संबंध, ये आपका थर्ड ये क्या है, राजवंश है। अब इसका संबंध जो किससे है, तो इसका संबंध है बंगाल के शासक धर्म पाल से है, जो अभी नाम आया था सामने, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, देखिए। तो बागेश्वर लेक से कत्यूरी घाटी के तीसरे राजवंश का नाम राजनिम्बर के वंश का पता चलता है। और नालंदा से जो प्राप्त हुआ है, जो भी शिलालेख है नालंदा, आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है। तो वहां से अभिलेखों की जो प्राप्ति हुई है, तो उस अभिलेखों से हमें बंगाल के नरेश धर्मपाल के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र तक अभियान का उल्लेख वहां से प्राप्त होता है। तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि इसी अभियान के पश्चात उत्पन्न और व्यवस्था का लाभ जो है उठाकर राजे निम्बर या फिर निम्बर वंश ने खरपतदेव वंश की सत्ता को समाप्त करके अपनी सत्ता को यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है। और इन्हीं निम्बर वंश के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसमें ये जो नाम आपके सामने दर्शित हो रहे होंगे, निम्बरदेव, इष्ट, गणदेव, ललित, सुदेव और ये भूदेव, तो इन शासकों का यहाँ पर शासनकाल रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। और भूदेव जो था इस वंश का अंतिम शासक था। इतनी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। तो ये जो है तीन राजवंश है, और इन जो है तीनों राजवंश में जो ये जो है नंबरदेव है, इसका संबंध कहाँ से है, बंगाल के शासक धर्मपाल से है, ठीक है। तो ये पूछा भी जा सकता है कि उस नदेश का नाम जो है आप लोगों को ये उसके नाम का उल्लेख भी दिया जा सकता है, या फिर उसके बारे में पूछा भी जा सकता है, जिससे निम्बर वंश की या फिर निम्बर राजवंश की सत्ता का शुभारंभ हमारे उत्तराखंड में होता है, जैसा कि हम उत्तराखंड के इतिहास को देख रहे हैं। तो ये सारे नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। आगे हमारा जो अगला जो वंश है ये है सलुड़ादित्य, ठीक है। तो अभी हमने ये नंबर वाले को भी देखा ना, तो इसकी भी जानकारी हमें बागेश्वर के अभिलेख और पांडुकेश्वर अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनकी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो नाम आया था ना कि बंगाल का ये नरेश धर्मपाल, तो इसकी जानकारी हमें ये कहाँ से होती है, नालंदा से प्राप्त अभिलेखों से, कि उसने उत्तराखंड की ओर हमला किया था। ये चीज वहां पे लिखी गई है, ठीक है। और जब किया था तो उसके बाद में जिन वंशों की स्थापना की उसकी जानकारी फिर हमें बागेश्वर और पांडुकेश्वर से मिलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की, आगे आपका सेशन और है। तो आप देखिए, अब जो आपका चौथा पॉइंट आता है, चौथा राजवंश आता है, इसका नाम है सलुड़ादित्य, ठीक है। और इसमें दो शासकों का नाम हमें देखने को मिलता है, एक है सलुड़ादित्य और दूसरा है इच्छत देव। तो इन दोनों के नाम को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं। ये तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र लेखों से राजे निम्बर वंश के पश्चात सर्वादित्य वंश के शासन का वर्णन हमें मिलता है। और इसमें इसकी स्थापना जो है सर्वादित्य ने इस राजवंश की स्थापना जी करता है, और उसके बाद में इसके लिए बेटा होता है इच्छतदेव, ठीक है। उसके बाद में इस राजवंश की समाप्ति हो जाती है, कोई ये ज्यादा जो है आगे तक नहीं जा पाते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, फिर आते हैं आगे हम
देशदेव और ये पद्मत देव, ठीक है। तो ये कभी कभी इतिहासकारों में भी ये भिन्नता है कि ये कहीं पर इतिहासकार मानते हैं कि ये शासक थे, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये शासक जो है नहीं थे, ठीक हो गया। तो हालांकि इन दोनों के नामों का वर्णन जो है ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से ज्ञात हो जाता है, होता है उसमें से, ठीक है। तो ये आप इसको मान सकते हैं, इसे पांचवा पॉइंट आप जो है मान सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद में हम अगर हम देखें तो ये आपके ये पांच हो चुके हैं, लेकिन स्थापना इसकी इस राजवंश की स्थापना के संबंध में कोई जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आप ये पांचवा नंबर मान सकते हो, या फिर छोड़ोगे तो हम पांचवें पॉइंट की ओर आगे हम बढ़ेंगे। तो अगर हम मूल रूप से पांचवा पॉइंट अगर आगे माने तो वो आता है आपका, इसमें नहीं है लिख लो, ये है आपका पांचवा पॉइंट आता है पाल वंश, ठीक है। तो बैजनाथ, सभी लोग लिख लीजिएगा, बैजनाथ क्षेत्र से जो भी अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, तो उसमें क्या है कि ये जो है पाल नाम के राजाओं का उल्लेख वहां से प्राप्त होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लखनपाल, तिरुपनपाल, रुद्रपाल, उदयपाल आदि। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। और इन राजाओं ने 11वीं और एवं 12वीं शताब्दी में कत्यूरी घाटी से लेकर मध्य हिमालय पर अपना शासन किया था, ठीक हो गया। चलिए, तो ये पाल वंश के संबंध में हमने लघु रूप में देख लिया। अब आपका एक और आता है छठवां पॉइंट, छठवां राजवंश। इसका नाम है त्याचल देव वंश, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानकारी ये कहाँ से मिलती है और ये क्या क्या चीज है, और इस वंश का सबसे महान शासक या सबसे ये बड़ा शासक जो किसे माना जाता है, बस वो नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं इस राजवंश का नाम यहाँ पर लिख दूंगा, सभी लोगों को विजुअल हो जाएगा। ये त्याचल देव वंश, ठीक है। तो अब इसमें इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये लिंगाचल देव वंश की जानकारी हमें गोपेश्वर अभिलेख कहाँ पर है, चमोली में है, से लिंगाचल देव के शासनकाल का वर्णन मिलता है, ठीक हो गया। और इस वंश में अशोक ये जो है ये था ना अशोक ये चल, तो इसकी बीजों का वर्णन भी मिलता है, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोचल को ही माना गया है। तो गोपेश्वर अभिलेख ये चमोली में, ठीक है। बस यहाँ तक ही आप लोग रहने दीजिए। एक लास्ट आपका पॉइंट आता है, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगला जो आपका आता है सातवां पॉइंट, तो यह है अशांति देव राजवंश, ठीक है। तो मूलतः लिख दूं मैं यहाँ पे आप सभी को, लिंक अगर कटेगा दोबारा से ज्वाइन होना है, अशांति देव का वंश, ठीक हो गया। तो मूलतः असंती देव जो है जोशीमठ का शासक था, ठीक है। और कुछ समय के ये बात ये क्या करता है कि उसने जो है केतुर राज्य पर अधिकार ये कर लेता है। बस इसमें इतनी ही कहानी इसकी जो होती है ये देखने के लिए यहाँ पर ये मिलती है। और इसकी जो मूल जो राजधानी जो थी वो जोशीमठ में थी। तो ये बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, उसके बाद में और कुछ ज्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है। एक चीज और इसमें आती है इंपोर्टेंट, असंती देव वंश का अंतिम शासक कौन था, ये पूछा जाता है। तो असंती देव या फिर आसंती देव राजवंश का अंतिम शासक जो था ब्रह्मदेव था, और यह एक अत्याचारी शासक था, ठीक हो गया। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है ब्रह्मदेव को जागरूक में विरमदेव की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इतनी चीजें हमें इस वाले सेशन में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब देखिए अभी एक ये सारे नाम हमने देखे थे, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान में फिलहाल सब चीजें रखिएगा, और इनमें से बहुत सारे सवाल जो मैंने आपको समझाए हैं और ये आएंगे भी, ठीक हो गया। तो इतने ये राजवंश जो थे कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर हम बात अगर करें तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश में जो तीन परिवार यानी बसंत देव, निम्बर और थोड़ादित्य को ही प्रमुख जो है रूप से माना गया है, जो अभी हमने शुरुआत में देखा था। बाकी जो है लघु रूप में इनको जो है जाना जाता है। मगर निम्बर वंश से पहले खैपर वंश का भी जिक्र जो है वो आता है, और अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि निम्बर वंश में का संबंध किससे, बंगाल से है। तो जो कि बंगाल के शासक जन थे धर्मपाल का गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करने के समय तथा निम्बर वंश से ये पहले इस राज्य
के ऊपर इस राज्य का ज़िक्र जो है मिलता है और वहीं अंतिम शासक के रूप में अशांति देव राजवंश का भी ज़िक्र का पता चलता है और इसी अशांति देव राजवंश का अंतिम जो शासक था ब्रह्मदेव था, जिसे जागरों में ब्रह्मदेव की संज्ञा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अत्याचारी शासक था। नेक्स्ट है कि इतिहासकार यानी कि कश्मीरी इतिहासकार, ये इस पुस्तक का नाम कई बार इसी पीडीएफ में ही आ चुका है और ये भारतीय इतिहास में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है जिसका संबंध जनरली हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर